हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑन दिस वीडियो। आपका इस वीडियो में स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बता देते हैं कि हमारा ये वीडियो किस चीज़ के बारे में बनाया गया है, किस टॉपिक पे बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बनाया गया है उपभोग की गई सामग्री की लागत को ज्ञात करने के लिए। उपभोग की गई सामग्री की लागत की गणना कैसे करते हैं। उपभोग की गई जो सामग्री होती है उसकी लागत से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उनकी गणना किस प्रकार की जाएगी ये जानने के लिए या ये समझने के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स, उपभोग की गई सामग्री की गणना, ये टॉपिक समझने से पहले आपको बता देते हैं कि उपभोग की गई सामग्री होता क्या है। उपभोग की गई सामग्री का मतलब है वह सामग्री जो किसी संस्था द्वारा, किसी गैर लाभकारी संस्था द्वारा प्रयोग में ली गई है एक वर्ष के दौरान। इस चीज़ को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक एनपीओ है, एक गैर लाभकारी संस्था है। उस गैर लाभकारी संस्था ने किसी वर्ष स्टेशनरी उपभोग लेने के लिए 1,50,000 रुपये की खरीदी है। अब 1,50,000 रुपये की स्टेशनरी खरीदी है, उसमें से उसने कुछ तो काम में ली और कुछ अभी भी पड़ी है। जो उसने काम में ली थी उसकी लागत तो 1,20,000 आ गई, और जो उसकी सामग्री अभी भी पड़ी है उसकी लागत है 30,000 रुपये। तो ये जो 20,000 की सामग्री उसने काम में ले ली है, उस 1,20,000 की सामग्री को तो हम आय व्यय खाते में दिखाएंगे, और जो 30,000 की लागत की सामग्री अभी भी बची है, इस साल काम नहीं आई है, उसे हम आय व्यय खाते में नहीं दिखाएंगे। उसे दिखाया जाएगा आपकी बैलेंस शीट में, यानी तुलन पत्र में। तो आय व्यय खाते में तो 1,20,000 जाएगा, 30,000 रुपये जो बचा हुआ है वो तुलन पत्र में चला जाएगा। तो ये तो एक सामान्य सी गणना थी जो हमने ऑरली कर ली, मुंह पे ही कर ली, मौखिक रूप से ही कर ली। लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई एडवांस क्वेश्चन दिया जाए तो उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको इनकी गणना का संपूर्ण तरीका आना चाहिए, और इसी संपूर्ण तरीके को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, उपभोग की गई सामग्री को समझने के बाद अभी हम बात करते हैं उपभोग की गई सामग्री की गणना के क्वेश्चन कैसे आते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं कि उपभोग की गई सामग्री की गणना करने के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो किस तरह की होती है। उपभोग की गई सामग्री की गणना करने के लिए सबसे पहले तो आपको बताया जाएगा कि वर्ष के दौरान क्रय कितने का किया गया था। क्रय के बाद आपको बताया जाएगा कि स्टॉक कितने का था, स्टॉक कितना पड़ा था। स्टॉक दो तरह का हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है और क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है, यानी प्रारंभिक स्टॉक भी आपके पड़ा हो सकता है और अंतिम स्टॉक भी आपके पड़ा हो सकता है। प्रारंभिक और अंतिम दोनों स्टॉक की सहायता से ही आपको इसकी गणना करनी होती है। अब स्टॉक के बाद जो अगली सूचना हमें दी जाती है वो होते हैं कि अग्रिम भुगतान कितना किया गया है, और इसी के साथ ही एक सूचना हमें और दी जाती है कि बकाया भुगतान या लेनदार कितने बाकी है। ये दोनों सूचनाएं साथ साथ दी जाती है। अग्रिम भुगतान का मतलब है कि सामग्री जो हमने उपभोग करनी है उसके लिए हमने एडवांस कितना दे रखा है, वो एडवांस भी हमें प्रारंभिक और अंतिम दोनों का दे सकते हैं। इसी तरह से जो लेनदार होते हैं, लेनदार का तात्पर्य यह है कि जो हमने उपभोग की गई सामग्री के लिए सामग्री मंगाई है उसका कितना पेमेंट अभी तक ड्यू है, कितना पेमेंट अभी तक बाकी है, कितना हमने पेमेंट बकाया है, चुकाया नहीं है। तो वो सारी सूचना हमें लेनदार, उपभोगी सामग्री के लेनदार के रूप में दी जाती है। ये भी हमें वर्ष के प्रारंभ और अंत दोनों की सामग्री, दोनों के बारे में जानकारी इस प्रश्न में दी जाती है, इस टाइप के प्रश्न में दी जाती है। अब इन सूचनाओं से हमें गणना करनी होती है कि वर्ष के दौरान कितनी सामग्री हमने काम में ली है और कितनी सामग्री बची हुई है। तो इसकी गणना करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो क्रय की राशि दी जाती है कि कितनी सामग्री हमने खरीदी है, सबसे पहले तो उसे लिखा जाएगा कि क्रय की गई राशि कितनी है, कितनी सामग्री हमने वर्ष के दौरान क्रय की है, नगद में हमने भुगतान करके क्रय कर ली है। अब उसमें दो चीज़ें होगी, या तो कोई चीज़ ऐड होगी या कोई चीज़ लेस होगी, यानी किसी चीज़ को या तो जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। अब जो नीचे तीनों ले रखे हैं, तीनों से संबंधित समायोजन हमें करने होंगे। तीनों मदों से रिलेटेड समायोजन हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको ये याद रखना है कि अगर कोई मद इस ईयर से जुड़ी हुई है, इस वर्ष से जुड़ी हुई है, तो उसे तो जोड़ा जाएगा, और कोई मद अगर अगले या पिछले वर्ष से जुड़ी हुई है, इस वर्ष की नहीं है, तो उस मद को हम घटाएंगे। तो पहले बात करता हूँ स्टॉक की। अगर स्टॉक प्रारंभिक है तो सीधी सी बात है वो इस साल काम आ जाएगा, इस साल काम आने की वजह से इसे तो जोड़ा जाएगा।
और अगर स्टॉक अंतिम है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इस साल काम नहीं आ पाया है, उसे अगले साल काम मिलेंगे। तो इस तरह से अंतिम स्टॉक अगले साल काम होने की वजह से घटा दिया जाएगा। अग्रिम में आपको याद रखना है कि अगर वर्ष के प्रारंभ का अग्रिम है तो प्रारंभ का अग्रिम दिया हुआ है, प्रारंभ में हमने उसे एडवांस दिया था, तो इस साल हमारे पास उसके लिए सामग्री आ जाएगी, तो इस वजह से इसे भी जोड़ा जाएगा क्योंकि इस साल सामग्री आ जाएगी। अगर हमने वर्ष के अंत में अग्रिम दिया है तो इसकी सामग्री का जो भुगतान है वो अगले साल होगा, अगले साल होने की वजह से इसे लेस किया जाएगा। अगर लेनदार की बात करें, लेनदार प्रारंभिक है यानी पिछला कुछ बकाया है जो इस साल की शुरुआत में भी बाकी रह गया है, तो इस साल की शुरुआत में पिछला बाकी है, मतलब वो पिछले साल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे तो लेस किया जाएगा क्योंकि पिछले साल से जुड़ा है। अब वर्ष के अंत में अगर कुछ बाकी है तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, वो इस साल का बाकी है, इसीलिए अंत तक बाकी चल रहा है, तो वो अंत तक बाकी चलने की वजह से इस साल के बाकी को हम लेस करेंगे, घटाएंगे, बाकी किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो इस तरह से हम जो मैंने लास्ट में बोला था वो ये था कि लेनदार जो है अगर प्रारंभिक है तो उन्हें तो घटाया जाएगा क्योंकि वो पिछले साल से जुड़े हुए हैं, और वर्ष के अंत का अगर कोई लेनदार है जिसका पेमेंट हमने नहीं किया है तो इस साल का है, इस साल की वजह से इसे हम जोड़ेंगे, इसे जोड़ा जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मेट याद करना होगा। वो फॉर्मेट कैसा होगा, वो फॉर्मेट इस तरह से होगा जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस फॉर्मेट में मुख्यतः आपको सबसे पहले मेंशन कर देना है आपका फॉर्मेट किस चीज़ का है, तो सबसे ऊपर लिखा जाएगा वर्ष के दौरान उपभोग की गई सामग्री की गणना, वर्ष के दौरान हमने कितनी सामग्री खरीदी है। इसके बाद हमें 2 कॉलम की एक टेबल बना देनी है जिसमें एक कॉलम तो विवरण को दिखाएगा और दूसरा कॉलम राशि के लिए होगा। विवरण वाले कॉलम में जो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रश्न में आपको क्रय दिया जाएगा, उस क्रय को हम सबसे पहले लिख लेंगे, वर्ष के दौरान क्रय की गई सामग्री या वर्ष के दौरान नगद क्रय की राशि जितना भी है उसे यहाँ लिख दिया जाएगा। उसके बाद हमें सबसे पहले स्टॉक का एडजस्टमेंट करना है जिसमें प्रारंभिक स्टॉक तो जुड़ेगा और अंतिम स्टॉक जो है वो घटेगा। तो प्रारंभिक स्टॉक को वर्ष के प्रारंभ में सामग्री का स्टॉक के नाम से जोड़ देंगे और वर्ष के अंत में सामग्री का स्टॉक के नाम से स्टॉक को घटा दिया जाएगा। अग्रिम के लिए प्रारंभिक अग्रिम को तो जोड़ा जाएगा और अंतिम अग्रिम को घटाया जाएगा। तो वर्ष के प्रारंभ में सामग्री है तो अग्रिम जो भुगतान किया गया था उसे तो हम प्रारंभिक स्टॉक के नाम से जोड़ देंगे, और जो वर्ष के अंत में सामग्री है तो अग्रिम भुगतान है उसे हम घटाने में लिख देंगे। इसके बाद अगली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है लेनदारों के लिए एडजस्टमेंट करने की। लेनदारों के लिए समायोजन किस प्रकार किया जाएगा, प्रारंभिक लेनदार तो हमें घटाना है और अंतिम लेनदार हमें जोड़ना है। तो इस तरह से वर्ष के अंत में सामग्री के लेनदारों को बकाया भुगतान तो हम प्लस में लिखेंगे और वर्ष के प्रारंभ में सामग्री के लेनदारों को बकाया भुगतान माइनस में लिखा जाएगा। तो ये सारी जोड़ने और घटाने की मदों को अलग अलग लिखने के बाद सबसे पहले आपको क्रय की राशि लिख देनी है, उसमें नीचे वाले तीनों मद जो हमने प्लस किए हैं उन्हें जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद नीचे वाले तीनों मद जो हमने माइनस किए हैं उन्हें घटा के हम फाइनल अमाउंट निकाल लेंगे, और जो फाइनल अमाउंट निकलेगी उसे वर्तमान वर्ष में उपभोग की गई सामग्री की लागत माना जाएगा। और ये जो वर्तमान वर्ष में उपभोग की गई सामग्री की लागत है इसे आय व्यय खाते में दिखाया जाएगा। अब वर्ष के दौरान सामग्री की लागत की गणना के बाद अगली जो चीज़ समझने लायक है वो है इन सभी मदों को वित्तीय विवरणों में कहाँ दिखाया जाता है। तो इन सभी मदों को वित्तीय विवरणों में दिखाने के लिए इसी के नीचे मैंने एक फॉर्मेट बनाया है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं वर्ष के प्रारंभ में संस्था के तुलन पत्र में क्या आएगा। तो वर्ष के प्रारंभ में जो भी मदें थी उन्हें हमें वर्ष के प्रारंभ के तुलन पत्र में दिखाना होता है। अब हम बात करते हैं वर्ष के प्रारंभ में क्या क्या था। तो वर्ष के प्रारंभ में एक तो हमारे पास सामग्री थी, एक हमारे पास अग्रिम था और एक हमारे पास लेनदार थे। इन तीनों को ही हमें वर्ष के प्रारंभिक तुलन पत्र में दिखाना होता है क्योंकि तीनों हमें वर्ष के प्रारंभ में बताए हुए हैं। तो ये आपको यहाँ याद रखना है कि लेनदार तो हमारा दायित्व है इसलिए दायित्व पक्ष में आ जाएगा। सामग्री को हम संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं क्योंकि ये हमारी अधिकार की बात है। और दूसरा है सामग्री है तो अग्रिम को भी संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। अब इसको संपत्ति पक्ष में क्यों दिखाया जाएगा, तो इसके पीछे का कारण ये है कि सामग्री के लिए हमने अग्रिम दे दी है लेकिन हमारे पास सामग्री आई नहीं है। इस तरह से हमारा अधिकार है कि हम चाहे तो उसके पेमेंट को कैंसिल करके पैसे वापस ले सकते हैं और चाहे तो हमारे अधिकार से हम वो सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही दशा में हमारा अधिकार दिख रहा है, हमारा दायित्व तो कुछ नहीं दिख रहा है। इस कारण सामग्री है तो अग्रिम भुगतान को हम अधिकार होने की वजह से संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे।
तो इस तरह से तुलन पत्र में आपको याद रखना है, लेनदारों को हमेशा दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है, स्टॉक को हमेशा संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है और अग्रिम भुगतान को भी संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। ये चीज़ हम अंतिम तुलन पत्र में करेंगे। यानी जो अंतिम तुलन पत्र बनाया हुआ है, अंतिम तुलन पत्र यानी वर्ष के अंत में संस्था का जो तुलन पत्र है उसमें भी दायित्व पक्ष में लेनदार दिखाए जाएंगे, संपत्ति पक्ष में सामग्री का अंतिम स्टॉक दिखाया जाएगा और संपत्ति का अग्रिम भुगतान जो वर्ष के अंत में है वो अंतिम तुलन पत्र में दिखा देंगे। इस तरह से वर्ष के अंत की मदेह हो जाने के बाद, वर्ष के प्रारंभ की मदेह हो जाने के बाद अगला हम बात करते हैं कि वर्तमान वर्ष में उपभोग की गई सामग्री की लागत को कहाँ दिखाया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको समझा दिया है, जो सामग्री के उपभोग की राशि आती है उसे हम आय व्यय खाते में दिखाते हैं। तो इस तरह से वर्ष के अंत में संस्था का जो आय व्यय खाता बनेगा उसमें व्यय या हानि पक्ष की ओर हमें दिखाना है उपभोग की गई सामग्री की लागत कितनी आई है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपका वर्ष के दौरान उपभोग की गई सामग्री की लागत की गणना किस प्रकार करते हैं, उसके बाद गणना के बाद इनको दिखाया किस प्रकार जाता है वित्तीय विवरणों में, ये टॉपिक मैंने यहाँ समझा दिया है और ये वीडियो आपका यहीं एंड होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो के एंडिंग में आपको बस ये बता दूं कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो आप हमें सब्सक्राइब करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से इस वीडियो के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट, कंप्लेन, सजेशन है तो आप हमें हमारी टेलीग्राम आईडी पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एट एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।